नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एन शो में, वीकली शो जो हम सुनील सर के साथ करते हैं। और ये हफ्ते का विश्लेषण और अगले हफ्ते के ट्रिगर्स काफी खास हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक हफ्ता नहीं खत्म हुआ और नया हफ्ता नहीं शुरू हो रहा है। दरअसल अंडर परफॉर्मेंस का भी एक साल है। आप याद करिए, पिछले साल अक्टूबर से ही वो गिरावट शुरू हुई थी और अब उसको लगभग एक साल हो चुके हैं। तो बहुत सारे प्रश्न ट्रेडर के साथ साथ इन्वेस्टर के भी मन में होंगे, उन सब पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे सामने जो 4-5 प्रश्न हैं, पहले मैं आपको उनके सामने रखता हूँ कि हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे सुनील सर के साथ। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि लास्ट वीक की रीडिंग क्या है? क्योंकि लास्ट वीक आरबीआई की पॉलिसी में बहुत कुछ हुआ है, उसको समझेंगे। फिर एक दूसरा है कि क्या आप को ऐसा लगता है कि सेकंड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स अब शुरू होने वाले हैं, अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे टीसीएस के रिजल्ट के साथ, उसमें हमने ये मान के रखा है कि बहुत अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन क्या कोई नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है? उसको देखेंगे। और खास तौर पे बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर जो पूरे साल का भी परफॉर्मर था, उस पे बातचीत होगी। और तमाम सारी जो चीजें हो रही, क्या वो आउट परफॉर्म करेंगी, खास तौर पे बैंक, क्योंकि जीएसटी कट हुआ, इनकम टैक्स कट हुआ, बहुत सारे एक्शंस हुए हैं। और चौथा सवाल मेरा ये होगा कि क्या इन्वेस्टर के लिए अभी भी एक दुविधा का मौका है? क्योंकि ट्रेडर्स तो पैसे बना लेते हैं ऊपर नीचे वोलेटिलिटी में, लेकिन इन्वेस्टर को यहां से आगे 1 2 3 साल की क्या इमेज बन रही है कि पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारी बिग पिक्चर की चीजें हैं। ये 4 महत्वपूर्ण सवाल आज हम सुनील सर के साथ डिस्कस करेंगे। वेरी क्विकली देख लेते हैं कि लास्ट वीक क्या था। एफआईआई का ये पूरा डेटा है कि उन्होंने एक दिन छुट्टी के बाद लगातार 4 दिन बेचा, तो 8,000 करोड़ का बेचा। सामने डीआईज ने 13,000 करोड़ का खरीदारी की। और ये आपके कुछ सेक्टर्स थे जो लास्ट वीक थे, ज्यादातर बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी के दिन मार्केट में एक अच्छी रैली भी बनी थी, तो बैंक वगैरह में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। ये डेटा है एक साल का, जिसकी मैं बात करता हूँ कि एक साल पूरा हुआ। तो अगर आप पूरा एक साल देखेंगे सितंबर से सितंबर का, तो निफ्टी 1.5%, 500 3%, लेकिन बैंक निफ्टी 7% ऊपर है। उसका सीधे रिलेशन पीएसयू बैंक में देखिए आके 13.5% ऊपर है। और इसमें से मुझे लगता है कि 8 9 10% तो पिछले एक महीने में आया, जहां पे सुनील सर ने उसको क्लियरली आइडेंटिफाई किया था कि पीएसयू बैंक में रखिए। स्मॉल कैप अभी भी नीचे है, मिड कैप नीचे है। रियल एस्टेट, जिसकी बहुत स्टोरीज आपको सुनाई जाती है कि चलेगा चलेगा, लेकिन एक्चुअली वो 16% नीचे है। और निफ्टी आईटी का एब्सोल्यूट रिटर्न 19% माइनस में है। निफ्टी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो 17% का अंडर परफॉर्मेंस है। तो ये है कुछ मोटी मोटी तस्वीर। अब चलते हैं सुनील सर के पास। सुनील सर, स्वागत है आपका। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग पहले भी दी थी, और अब यहाँ से आगे पूरा फेस्टिविटी का माहौल एक महीने रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लास्ट वीक की आपकी रीडिंग क्या है? देखिए, लास्ट वीक तो मल्होत्रा जी की वीक मानना पड़ेगा। क्योंकि एग्जैक्टली। में एक चीज बार बार हम कहते हैं, याद है आपको, कि अनएक्सपेक्टेड चीज से ही मार्केट में कुछ ना कुछ होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जो एक्सपेक्टेशन के तौर पर चलता है ना, उसका मार्केट में ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी दाम में बेक्ड इन हो चुकी है। तो ये बैंकिंग की ओर से रेट कट का एक्सपेक्टेशन तो नहीं था। थोड़ी बहुत लिक्विडिटी के बारे में कुछ करेंगे, ऐसा ही एक सोच था, कंसेंसस एस्टिमेट। बट इन्होंने रेट कट को छोड़कर बाकी जितने चीजें, एक ओवरऑल, मैं खाली बैंकिंग की बात नहीं करूंगा, बैंकिंग के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो सपोर्ट इन्होंने अनाउंस किया था, समझिए कि बहुत बहुत क्या कहते हैं, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी साथ में चल रही वाली एक जो है, दोनों घोड़े चल रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी खबर थी, और इसीलिए मेरा रुझान है। इनफैक्ट लास्ट वीक आप देखें तो कोई भी सेक्टर नेगेटिव में नहीं था। बिल्कुल। हम यूजली कोई भी सेक्टर सेक्टर रोटेशन की नहीं। बात करते हैं, तो कुछ चलना है तो किसको करना है, बट ऐसी ही बात हुई कि कुछ ज्यादा चले कुछ कम चले, पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई सेक्टर नेगेटिव में था। लास्ट वीक 1 वीक परफॉर्मेंस देखे तो मुझे कुछ भी सेक्टर नेगेटिव नहीं दिखा। तो ब्रॉडली ये इंडिकेट करता है कि एक आरबीआई की एक्शन से ही एक माहौल बन गया है कि एक्सपेक्टेशन अब कि जीडीपी की ओर इसका सपोर्ट आ जाएगा और जीडीपी बढ़ेगी करके एक माहौल अच्छी बनी है। वो एक बात है। सेकंड बात जो लास्ट वीक हुआ था वो क्या है कि इंटरनेशनली हुआ था कि अपना ईयू ने थोड़ा स्टील के बारे में इंपोर्ट टैरिफ की बात की, और चीन ने भी थोड़ी स्टील की सप्लाई को कट करने की बात की, राइट। तो इससे थोड़े स्टील के दाम में कुछ बढ़त आए थे। उसके अलावा एक गोल्ड और सिल्वर तो है ही चल रहे हैं, वो तो एम्पली डिस्कस्ड टॉपिक है, हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। मगर
क्या हो रहा है कि उसका थोड़ा स्पिल ओवर कॉपर पे आ रहा है कहीं से कहीं। तो क्या मेरा मानना है, और इसको डेटा, मेरे पास डेटा नहीं है सपोर्ट करने के लिए, मगर मेरा मानना है कि जो डी डॉलराइजेशन का मूव जो चल रहा है चीन और जापान ऐसे देशों में, वो गोल्ड से शुरू हुआ, फिर स्टील, फिर सिल्वर में आया, अभी थोड़ी थोड़ी कॉपर में जाके निवेश कर रहे हैं ये सॉवरेन वेल्थ फंड। ये टैक्टिकल कॉल हो सकता है क्योंकि उनको डॉलर नहीं चाहिए, डॉलर में निवेश कम करना है। तो शायद गोल्ड बहुत बढ़ चुकी है इसलिए फिर सिल्वर पे आए, फिर सिल्वर भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन तौर पर बाकी बेस मेटल्स जैसे कॉपर पे भी आ रहे हैं। तो ये एक मेटल्स का एक अजीब स्टोरी है, क्योंकि जब वर्ल्ड स्लोडाउन में जाती है तो नॉर्मली मेटल के दाम गिरते हैं। तो वर्ल्ड का एक अभी भी स्लोडाउन की बात ही जनरली चल रही है, मगर ये जो एक्शन हुआ है ना, ये एक तरफ से ईयू का जो टैरिफ लगाना इंपोर्ट पर, चीन का सप्लाई कट करना, और एक डाइवर्सिफिकेशन टू ऑल द मेटल्स एज एन इन्वेस्टमेंट, जो एक वैल्यू बेस्ड में, वो इंडिया में उसका बेनिफिट दिख रहा है, क्योंकि मेटल्स में आपको प्राइस लंदन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होता है। करेक्ट। लोकल डिमांड एंड सप्लाई उसका प्राइस नहीं डिटरमिन करती है। ये बहुत खास चीज है मेटल्स के बारे में। नॉर्मली एक चीज होती है कि बहुत सप्लाई बढ़ गया तो दाम गिरती है, सप्लाई घट गया तो दाम बढ़ती है डोमेस्टिकली, मगर मेटल्स एक अजीब सी सिचुएशन है वेयर द प्राइस इंटरनेशनली फिक्स होती है और डिमांड सप्लाई लोकली होती है। तो यहाँ पर क्या है कि अब मगर लोकली भी डिमांड की सिचुएशन में थोड़ी सुधार दिख रही है, क्योंकि अब सेकेंड हाफ में थोड़ी गवर्नमेंट का कैपेक्स की स्पेंडिंग जो भी बजट में बजट किया था उसको खर्चा करने के लिए एक प्रेशर रहेगी। सेकेंड है थोड़ी थोड़ी प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली उसमें स्टील और कॉपर और एल्यूमिनियम उसकी जरूरतें भी बढ़ेगी। तो थोड़ा मेटल्स में एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है, जो मगर ये फुल्ली टैक्टिकल है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल न्यूज प्राइस बहुत शेप होते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर शायद मेटल्स को सावधानी में रहना होगा हमें, मगर टैक्टिकल कॉल जैसे लेते हैं ना, उसमें अभी मेटल्स के लिए शॉर्ट टर्म में आउटलुक पॉजिटिव दिख रही है। यही है लास्ट वीक का इम्पैक्ट, यही दो मेन कारण है लास्ट वीक की जो बात है। मगर आरबीआई की जो ये है वो एक स्लाइड आप डाल सकते हैं, क्योंकि इतना भयंकर आरबीआई ने रिफॉर्म्स किया है, उसका इम्पैक्ट सीधे बैंक के ऊपर तो आता ही है। क्योंकि देखिए फर्स्ट लाइन में ही है जो है ना, बैंक्स टू फाइनेंस एक्विजिशन, ये बहुत बड़ी मूव है। और जब मैं 20 साल पहले बैंकर था तब से ये मांग है बैंकिंग की कि भैया कोई एक कंपनी दूसरी को खरीद रही है, आप क्यों हमें उसको फाइनेंस नहीं करने दे रहे हैं। और बट आरबीआई ने एक रूल दिया था, और इसके कारण आपको एआईएफ्स, एनबीएफसीज, मर्चेंट बैंकर्स, ये सब ही खाली उनके लिए ये प्लेइंग फील्ड था कि इसको कहते हैं कि ब्रिज फाइनेंस ना, मैं कंपनी खरीद रहा हूं, टू बाय द शेयर्स आई नीड द मनी। इसका आपको अंडरलाइन समझना होगा कि वो जो कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं ना, उनके पास तो ऑलरेडी बैंक फाइनेंसिंग की लिमिट्स होगी, और जो अक्वायरी कंपनी है उनके पास भी बैंक से वो बोरो किया होगा उन्होंने, करेक्ट। अब ये एक्विजिशन फाइनेंस मैंने खाली शेयर को परचेस करने के लिए फाइनेंस, और ब्रॉडली आरबीआई ऑलवेज नेगेटिव थी कि आप शेयर फाइनेंसिंग ज्यादा मत कीजिए। उस मूव में अभी बदलाव आया है, तो ये समझने वाली बात है कि अभी बेसिकली शेयर बेस्ड फाइनेंसिंग कर सकते हैं। मैं कंपनी की शेयर खरीदने के लिए, तो उसका वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है वो अलग है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, और इंटरनेशनली बैंक्स ही इसमें ज्यादातर प्लेयर है। फॉर सम रीजन इंडिया में एक डर था आरबीआई की ओर से कि अगर बैंक्स को शेयर फाइनेंसिंग में ज्यादा घुसने दिया तो एक बबल सा फॉर्म हो सकता है एक इक्विटी मार्केट्स में, क्योंकि फाइनेंसिंग को लेकर किसी का एंड यूज कैसे ट्रैक कर सकते हैं ना। तो वो चीज एक थी, बट वो ये बहुत बड़ा बदलाव है आरबीआई की सोच में। तो मेरे लिए ये इनक्रेडिबल है, बिकॉज समझिए कि बहुत बड़ा 10,000 15,000 करोड़ में आप खरीद रहे हैं, वैसी बिजनेस बैंक्स को नहीं मिल रही थी। तो सीधे बैंक के लेंडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज भयंकर बढ़ती है, बिकॉज आजकल एमएनडे तो बहुत हो रहा है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। सेकेंड चीज मैं समझता हूँ, ऑफकोर्स इसका कारण आपको लेंडिंग रेट्स भी कम हो जाएंगे एमएनडे फंडिंग के लिए, तो वो भी कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत आसान होगी। क्योंकि क्या होगा कि जब आप खरीदते हैं कुछ को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना होता है उसको खरीदने में, ये भी एक फैक्टर होता है आपके कैलकुलेशन में। तो नेचुरली एनबीएफसी पे यहाँ 15 16 17% पे लेंड करती थी, बैंक्स आएंगे तो 10 12% में लेंड करें, उनके लिए भी अच्छा निम का इंप्रूवमेंट होगा,
मगर वो कॉर्पोरेट्स के लिए भी बहुत सस्ते में आपको M&A की फाइनेंसिंग भी मिलेगी। तो इसका डबल बेनिफिट है, एक की बैंक की और लोन बुक की ग्रोथ, और दूसरी ओवरऑल M&A फाइनेंसिंग के लिए एक लोअर कॉस्ट ऑफ फंडिंग। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पॉजिटिव फॉर बोथ इकोनॉमी एंड बैंक्स। दूसरी बात यहाँ पर है, मैं ढूंढ रहा हूँ कहां पर है ये, इसमें आया कि नहीं, कि आईपीओ जो फाइनेंस, ग्रुप बेस्ड लेंडिंग, दैट इज, हाँ, समझिए कि मेरा ग्रुप कंपनी है, उसमें हम्म, देयर वाज अ लिमिट 10,000 करोड़ का, हम्म, और आरबीआई अभी क्या किया उन्होंने कि वो लिमिट को हटाकर द बोर्ड ऑफ द बैंक कैन अप्रूव द लिमिट टू द रिलेटेड कंपनीज। ओके, तो अभी ने मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकता हूँ, बट समझ हम्म, लीजिए कि जिसका एक रिलेटेड एनबीएफसी है, एक रिलेटेड है, हाँ, यस, या उनको अभी आसानी से ये लेंडिंग स्टेप अप कर सकते हैं। ये जो ओके, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा बैंक है जिसमें मर्जर हुआ था और उनकी एक फाइल, उस टाली की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। यस, ओके, यस, और तीसरी बात है कि लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए 10,000 करोड़ का जो लिमिट था उसको हाँ, खराब किया, बॉटम लेफ्ट में देखिए। हाँ, तो समझिए 10,000 करोड़ तो आज के दिन में कुछ नहीं है ना। बड़े बड़े ग्रुप्स लाइक अंबानी, अदानी एंड ऑल दैट, दे आर फोर्स्ड टू गो टू इंटरनेशनल मार्केट फॉर बोरोइंग और टू द हम्म, डेट कैपिटल मार्केट फॉर बोरोइंग। अब सीधे बैंक के जॉब करते हैं तो इट्स अ ह्यूज, तो जो दिस सुपरफिशियली ये सब लगता है कि आपको ये बैंक के लिए किया गया है एंड बैंक का इंडेक्स भी रिस्पॉन्ड किया, बट एक्चुअली ये इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज बैंक हम्म, फाइनेंसिंग की जो लिमिट्स अभी बढ़ गई है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपोजर दे कैन टेक। एंड देन कम्स द अदर पॉइंट विच इज दैट आप लोन अगेंस्ट शेयर्स में 1 करोड़ तक। 1 करोड़ तक, हाँ, तो इमेजिन, आई मीन इसमें क्या है कि एक्चुअली दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट है जहां पर उनकी सिबिल स्कोर अच्छी नहीं होती है। हम्म, तो वो अब उनका अपना नॉर्मल लेंडिंग प्रोसेस में उनको इंटरेस्ट रेट्स इधर मिलते हैं तो बहुत हाई मिलते हैं, या लोन की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। तो इन्होंने हम्म, जो भी अपना निवेश रखा है उसको बैंक में गिरवी रखे, दे कैन गो एंड बाय एनीथिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल या मार्जिन फॉर द हाउस, सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। हम्म, सो ये अनलॉक्ड कैपिटल जो पड़ा हुआ है घर में, शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो इट फ्रीज अप द मनी इन द मार्केट। जो लॉक्ड होता है, कोई शेयर खरीद के रख दिया है और उसको, मैं तो इन्वेस्टर हूं, मेरा तो उधर ट्रेडिंग का मेंटालिटी नहीं है, मगर वो मेरा कैपिटल लॉकअप हो गया ना, करेक्ट, तो अब उसके लोन के जरिए अप टू 1 करोड़, कैन इमेजिन HNIs, और उनके लिए ये एक्सेलेंट थिंग है। क्या वो पैसे लेकर वापस शेयर खरीदेंगे वो बात अलग है। एक तरह की ये मार्जिन ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट हो क्वेश्चन है, सकती ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। है। हम्म, तो ये भी एक कैपिटल मार्केट के लिए भयंकर बूस्ट है। प्लस ऑफ कोर्स हाँ, उन्होंने प्राइमरी मार्केट में भी उन्होंने 10 से 25 लाख करा दिया, वो जो अपना लोन फॉर आईपीओ, राइट। तो कैपिटल मार्केट राइट, के लिए एक बूस्टर डोज मिल गया है, राइट। हम्म, और फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज कि एनबीएफसी को अब उसको अनलिमिटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का अप्रूवल दे दिया है, यस, क्योंकि एनबीएफसी नहीं तो यहां पर बैंक के लेंडिंग पर डिपेंडेंट थी, और बैंक क्या करते थे, क्योंकि उनके लिए एनबीएफसी कंपटीशन है ना, हम्म, तो उनके लिए वो ऑलवेज लास्ट में देते थे पैसा, क्योंकि इसलिए उनका दे हैव टू पे अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द बैंक, बिकॉज हम्म, बैंक्स वर नॉट इजीली विलिंग टू, क्योंकि कॉम्पिटिटर को फाइनेंस कर रहे हैं ना। ठीक है, एज अ बैंक आई कैन डू अ लोन फॉर अ व्हीकल लोन, मैं जाके व्हीकल फाइनेंशियर को लोन दूंगा तो वो मेरा ही लोन जाके उधर कैनिबलाइज कर देगा ना। तो बैंक्स हम्म, ऑलवेज एक एनबीएफसी को लेंड करने में स्ट्रिक्टर रूल्स लगाती है, हायर इंटरेस्ट रेट्स लगाती है, और दो प्रोजेक्ट आए, एक मैन्युफैक्चरिंग का, एक एनबीएफसी, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग को ही देगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस था, और एनबीएफसी को नेचुरली प्राइवेट कैपिटल मार्केट को डिबेंचर के जरिए टैप करने की जरूरत पड़ रही थी, एंड उसमें क्या है कि कॉस्ट नेचुरली हाई होते हैं। मगर ईसीबी में क्या होता है, अगर आप हेज कर सकते हैं तो यू कैन गेट वेरी गुड। अब वो एक कैप था कि व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट यू कैन बाय ऑन डॉलर, उसको भी हटा दिया अभी आरबीआई ने। तो ये हम्म, फॉरेन बोरोइंग्स को जो ओपन अप किया है ना ऑन अ फुली हम्म, हेज, बिकॉज आरबीआई ओवरऑल कंट्रोल रखेगी, बिकॉज वी शुड गेट इनटू करेंसी क्राइसिस, जैसे एशियन क्राइसिस में हुआ था कि सभी कॉर्पोरेट्स ने डॉलर में लोन ले गए और देश को भराना था डॉलर, तो इसलिए वो हम्म, देश में कोलैप्स हो गई थी, याद है आपको, कुछ 10-15 साल पहले,
राइट। तो Correct. इंडिया ऑब्वियसली आरबीआई उतना अलाउ नहीं करेगी, ओवरऑल लिमिट अपने आप रखेंगे, मगर ये फ्रीडम जो दिया गया दैट मींस एनबीएफसी सेक्टर जाके बाहर में रुपी लोन, बाहर में डॉलर लोन लेकर यहां पर फाइनेंस कर सकती है। सो इट्स ओपनिंग अप अ न्यू विंडो फॉर एनबीएफसी। तो इसमें छुपे हुए कितनी बहुत चीज है, राइट। तो अगेन इंफ्रा के लिए एनबीएफसी लोन देती है, उसका रिस्क वेटेज कट कर दिया ताकि फिर भी Yes. वो कर सकते हैं लोन, राइट। एंड रेजिडेंशियल होम बिल्डर्स के लिए लोन का रिस्क वेट भी कम कर दिया, एमएसएमई के लिए रिस्क वेट कम कर दिया। तो ये सब एक चीज है जहां पर इंटरेस्ट रेट घट जाएगी, बिकॉज रिस्क जितना होता है उतने हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ती है ना। तो नेचुरली जब रिस्क वेट कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली लेंडिंग रेट्स भी कम हो जाएगी। Correct. तो ये मेरे ख्याल के बहुत थॉट थ्रू और बहुत सोच समझ के इन्होंने कई जगह पे छोटी छोटी चेंजेस करके एक ओवरऑल इकोनॉमी को मेरे ख्याल में एक बड़ा बूस्टर डोज दिया है। तो एक तरफ तो बैंक के लिए ग्रोथ इन द लोन बुक एंड मार्जिन का इंप्रूवमेंट दोनों तो वो तो है ही, मगर उसके अलावा एक जो अनलॉक कर दिया कि कभी लेंडिंग मनी अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी थ्रू बैंक लोन इतना आसान कर दिया है बहुत। तो सर अब इसमें एक्चुअली बहुत सारे हो, और इसीलिए पॉलिसी के दिन हमने देखा एक जबरदस्त तेजी भी आई थी मार्केट में। क्या इसको ऐसे भी देखा जाए कि जो ये आईपीओ की फंडिंग और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ये सब किया है, तो एक तरीके से फ्लड गेट खोल दिया उन्होंने, सारे टैप हटा दिए, बंधन सब खत्म। क्या ये शॉर्ट टर्म में बबल हो सकता है, क्या ओवरफ्लो? देखिए अब बबल की बात कर रहे हैं क्योंकि क्या है कि आप इसके कारण क्या होगा, आपको डायरेक्ट रिटेल इक्विटी का परचेस बढ़ेगा, राइट। चाहे वो आईपीओ में हो या फिर सेकेंडरी मार्केट में हो, करेक्ट। अब आईपीओ में सोचिए, क्योंकि दिस रेजिंग दिस लिमिट विल मेक नो डिफरेंस टू ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओस, क्योंकि वो प्रोपोर्शन सेम होता है ना। समझ रहे आप। तो जहां पे ओवर सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ, वहां पर ये 10 to 25 का ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। मल्टीपल टैप जो इशू अंडर सब्सक्राइब होती है ना, उसमें आपको ज्यादा अलॉटमेंट मिलने के चांसेस अभी बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल आईपीओ के लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि समझिए कि कोई आईपीओ में प्राइसिंग ठीक नहीं लगाया, उसने मिस प्राइस किया है, इसलिए उसका डिमांड उतना नहीं था ड्यूरिंग आईपीओ। मगर अंडरसब्सक्राइब हुआ तो किसी ने भी रिटेल निवेशक ने पूरा 25 लाख का फायदा उठाकर अप्लाई कर दिया, तो उसको फुल अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो वो इट हेल्प्स द आईपीओ नॉट टू बी अंडर सब्सक्राइब, फुल अलॉटमेंट हो जाएगी ना। तो ओवरऑल क्या होगा इसके कारण, कुछ कैपिटल मार्केट में अब आपने देखा होगा कि खबर ना, क्योंकि ये ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं है, मगर आपको तो पब्लिक में है ये कि ग्रे मार्केट प्राइसिंग और आईपीओ प्राइसिंग में बहुत फर्क आ रही है आजकल, राइट। अब वो फर्क कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अपना इश्यू सक्सेस नहीं होगा, इसलिए ग्रे मार्केट में जो चल रही थी उस दाम से बहुत कम में आईपीओ का प्राइस फिक्स कर रहे हैं, बैंड को, करेक्ट। अब इसके कारण अभी अंडर सब्सक्रिप्शन चांस कम हो रही है, क्योंकि बहुत इंडिविजुअल रिटेल टिकट्स अभी 10 लाख से 25 लाख हो जाएंगे एप्लीकेशन। तो नेचुरली अब वापस थोड़ी बहुत आईपीओ की प्राइसिंग की बैंड थोड़ी ऊपर जाएगी। यही तो चिंता की बात है कि आप जो है। अच्छा, एक सवाल और फिर मैं, जो ये 1 करोड़ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज कर दिया है, ये सेकेंडरी मार्केट में जा सकता है? देखिए आरबीआई का एंड यूज का यूजुअली बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होता है, तो इसलिए मैं एक्चुअल सर्कुलर के लिए वेट करूंगा कि इस पैसे को लेकर आप एंड यूज डायरेक्टली कैपिटल मार्केट में नहीं कर सकते, ऐसे कह दिया तो नहीं हो सकता है। बस ये खाली उन्होंने लोन को एलिजिबिलिटी इंक्रीज किया है, एंड यूज के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो वो सर्कुलर जब आएगी उसमें देखना पड़ेगा कि ये इस तरह के लोन से आप फ्रेश कैपिटल मार्केट में खरीद सकते हो कि नहीं, वो आरबीआई को बताना है, क्योंकि एंड यूज ऑफ फंड्स में अगर उन्होंने वो बंद कर दिया फिर देन इट वोंट हैपन। तो वी हैव टू वेट फॉर। तो फिर ये जाएगा, सेकेंडरी मार्केट वाले नहीं डालते हैं तो ये सामान खरीदने में जाएगा, सामान में जाएगा, घर में जाएगा, क्योंकि 30% आपका जो मार्जिन डालना है ना आपको, वो मार्जिन के लिए पहले कोई आप शेयर बेचते रहेंगे, अभी बेचेंगे नहीं, आप लोन लेके उसको निवेश कर लेंगे, क्योंकि जो भी लोन लिया उसका थोड़ा बहुत आपको सेट ऑफ भी होता है ना अगेंस्ट योर रेंटल इनकम। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आरबीआई बाजार चलाना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं कह सकते।
देखिए, जब तक आपको क्यों बता रहा हूँ, आरबीआई का इंटेंशन ये नहीं है। आरबीआई का इंटेंशन कि कैपिटल मार्केट को बबल की तरह क्रिएट करना बिल्कुल उनके मकसद में नहीं है। वो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिस चीज को देखिए व्हाट इट इज डूइंग ना, रिडेम्पशन प्रेशर कम होगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम होगा। और अगर इसको म्यूचुअल फंड को भी एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ये शेयर्स बताया अभी इसमें, मगर एक सिक्योरिटीज का डेफिनेशन में म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी आते हैं। तो समझिए वो क्लैरिटी आ गई, तो फिर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी बैंक्स अगर दे सकते हैं अप टू 1 करोड़, तो कोई रिडेम्पशन भी नहीं करेगा। जरूरत पड़ी तो मैं लोन ले लूंगा। तो वो क्लैरिफिकेशन मेरे मुझे नहीं है, अब तक ये शेयर को बताया है, मगर कई और रूल्स में देखा मैंने, म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर इक्वल टू शेयर, सिक्योरिटीज में एक ही डेफिनेशन है। ओके, तो अगर वो अप्लाई होता है, देन इट विल बी गुड फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज एक रिडेम्पशन इन म्यूचुअल फंड कम हो सकती है थ्रू दिस। सेकंड, लोगों को भी अपनी जरूरतें के लिए शेयर्स जो बेच रहे थे अभी बेचेंगे नहीं, अभी कभी तो लोन ले लेंगे उसका। सेकंड, बिजनेस बिजनेस ग्रोथ के लिए भी बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस भी अपने प्रोप्राइटर के शेयर्स को प्लेज करके लोन ले सकती है बिजनेस के लिए। राइट। सो बड़ा देखिए सर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। मतलब एक तरफ यूएस का रेगुलेटर कह रहा है कि मार्केट में बहुत तेजी, बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस है, और वैल्यूड है, ये पावेल साहब का स्टेटमेंट है। हमारे यहाँ रेगुलेटर सिस्टम में पैसे डाल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो जोकिंगली मैं कह रहा था कि मार्केट चला रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ईज किया जा रहा है, जिससे कि कैपिटल मार्केट को फायदा होगा, नो डाउट। और बहुत सारे उपाय जो जीएसटी में किया गया, लोन टैक्स कम किया गया, तो ये सब मिला के इकोनॉमी को जो बहुत ही कंस्ट्रेंट था उसको ओपन किया गया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर निकल के आई है। और इधर आईपीओ की जो झड़ी लगी हुई है, टाइमिंग देखिए कितना सही है, आईपीओ की भरमार। देखिए एक स्लाइड है इसमें, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये 25,000 करोड़ जी। तो मार्केट के लिए यही एक चीज है कि जो जितना ही पैसा इसमें जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स दिस जाता है ना, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होता है, तो ये 75,000 करोड़ कैन बी 2 लाख करोड़ ऑफ मनी लॉक्ड अप इन आईपीओ सब्सक्रिप्शन। करेक्ट करेक्ट। तो उस हद तक उतना मार्केट मनी सेकेंडरी मार्केट में नहीं आएगा ना, अंटिल ये आईपीओ आके अलॉट हो गया, तो अलॉट हो गया वो पैसा तो समझिए प्राइमरी मार्केट में चला गया, फिर वो एक्सेस जो है उसको रिफंड आके फिर बैंक अकाउंट में आने के बाद ही मुझे सेकेंडरी मार्केट में मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो ये एक हफ्ते जो फ्यूचर की बात करते हैं, तो ये आईपीओ का पाइपलाइन इज अ नेगेटिव फॉर सेकेंडरी मार्केट परफॉर्मेंस ना, बिकॉज उतनी लिक्विडिटी यहाँ पे ऑब्जर्व होती है, और एफआईएस भी इसमें सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि एलजी के है ना, तो कोरियन एफआईएस सीधा एलजी के यहाँ पर निवेश कर लेंगे, जैसे ह्यूंडई में हुआ था। ह्यूंडई का मैसिव सब्सक्रिप्शन एफआईएस के थ्रू हुआ था, याद है आपको? राइट। वैसे ये एलजी का इशू है, तो कोरिया से जो भी है वेल्थ फंड ना, वो नेचुरली इनमें निवेश कर लेंगे ना उनको, क्योंकि वो एलजी को कोरिया में खरीदने के बगैर इंडिया में खरीदना उनको बेहतर है, ये ज्यादा बेटर है। यस। सो ये क्या कह रहा हूं मैं, ये एक तरफ लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्ब कर रही है, ये अच्छी बात है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट की वैल्यूएशन और नहीं बढ़ेगी। देखिए वही बात हमें सोचना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली डेप्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट भी इंप्रूव होना चाहिए ना हमें। तो ये शॉर्ट टर्म में बताऊं आपको, 2024 में कैलेंडर ईयर में, आपको याद होगा फर्स्ट हाफ में बहुत आईपीओ आए थे, जनवरी से मई जून के बीच में। बाद में जब मार्केट कमजोर हुआ तो फिर आईपीओ भी कम आने लगे। 14 बिलियन डॉलर का पैसा एफआईआईज ने उसमें डाला और मस्त पैसा बनाया, तो सेकेंडरी से निकाल के वो आईपीओ में पैसा बना रहे थे। तो अभी तो यहाँ तो झड़ी लगी हुई है, तो इधर भी बना रहे होंगे वो, अभी सेकेंडरी की बजाय प्राइमरी में बन रहा पैसा उनका। करेक्ट। सो कार्बन कंपनी डबल हो रही है एक एक दिन में, तो बेटर है वहां पैसे लगाए। एब्सोल्युटली। तो इसलिए क्या है ना, तो ये सब, और देखिए क्वेश्चन हुआ था कि क्या है कि सेबी ने भी बहुत रिलैक्सेशंस किए हैं आईपीओ के लिए, वो भी एक फैक्टर है। बहुत से ऐसे रेगुलेटरी चेंजेस किए हैं जहां से आईपीओ हैज बिकम अ वेरी गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ एंड यूज, कब का क्या करना है, ये करना है, बहुत से रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं आईपीओ के एरिया में, तो ये एक बूस्टर है। मगर वही कह रहा हूं मैं कि ये सब अच्छी खबर है, बिकॉज मार्केट में डेप्थ बढ़ता है ना, तभी आपको एक अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है ना।
और जैसे आप देख रहे हैं अभी कि मोस्ट आईपीओ में ग्रे मार्केट प्राइस से कम में ही अभी चल रही हैं, तो नेचुरली जो ग्रे मार्केट की प्राइस थी ओरिजिनली वो पोटेंशियल रिप्रेजेंट करती है कि फ्यूचर में जा सकता है, क्योंकि एक जमाने में था ऐसा प्राइस उसका ग्रे मार्केट में, आज नहीं है क्योंकि आईपीओ ने उन्होंने अंडर प्राइस कर दिया है सो टू स्पीक। तो नेचुरली फ्यूचर पोटेंशियल में वो ग्रे मार्केट प्राइस आईपीओ एक्चुअल सेकेंडरी मार्केट प्राइस में आने की संभावना है ना, तो लॉन्ग टर्म में वो भी एक ट्रैकर आप रख सकते हैं कि, क्योंकि अनलेस टोटली एक फालतू कंपनी थी, नहीं तो ये अच्छी कंपनियां हैं जिनकी ग्रे मार्केट में बहुत प्रीमियम चल रहा था और आज आईपीओ में बहुत कम में वो बिक रहा है, तो नेचुरली एक ना एक दिन जैसे उनकी बिजनेस बढ़ती है वो दाम अप्रोच कर सकती है, राइट। तो शायद ये जिन्होंने ग्रे मार्केट में खरीदा उनके लिए भी एक मेरे मन के लिए शांति वाली बात है कि हो जाएगी, अब वो ग्रे मार्केट में खरीदा तो उसको अभी बेचने की जरूरत नहीं है। पर सेकंड है कि उसका एक शायद ये प्राइस टारगेट एक तरह की 52 वीक हाई समझिए उसको। करेक्ट, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये हमने इस अब तक की चर्चा में दो कॉर्नर्स पे बात की, एक की मार्केट के लिए क्या क्या अच्छे स्टेप्स लिए गए आरबीआई की ओर से, वो बहुत ईज करेंगे, बहुत एफिशिएंट लाएंगे, मार्केट बनाएंगे। दूसरा हमने कहा कि आईपीओ की बाहर चल रही है तो बहुत सारा पैसा सेकेंडरी को जाए प्राइमरी मार्केट में, भले ही वो 3 दिन के लिए ब्लॉक हो रहा है लेकिन वो कंटिन्यूएशन में हो रहा है, एक खुल रहा दूसरा बंद दूसरा, तो वो लगातार चल रहा है और 75,000 करोड़ के आईपीओ इन लाइन है। अब ये दो कॉर्नर सेट होने के बाद हम देखते हैं कि जो पिछले एक साल में मार्केट जो जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, जो हम लोग ये दिखा रहे थे सेक्टोरल इंडेक्स कैसा हुआ, ये लास्ट वीक में कैसा हुआ, करेक्ट। तो अगर हम लास्ट वीक की रीडिंग देखें सर, तो मार्केट ने ये सिग्नल दिया है कि बहुत सारी डाइजेस्ट कर ली उसने बैड न्यूज को, और सेक्टोरल इंडेक्स को देखें या निफ्टी को भी देखें तो ठीक ठाक प्रदर्शन उन्होंने किया। क्या ये सोचना ठीक है कि अब फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है और थोड़ा सा तेजी का माहौल हो सकता है? देखिए इसमें जूरी डिवाइडेड कह सकते हैं ना, क्यों एक तरफ मैं बताऊं एक्चुअल अर्निंग्स अगर देखें एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, इनफैक्ट 6 से 7% अर्निंग्स ग्रोथ की ही बात हो रही है इस क्वार्टर में अक्टूबर से। ओके, इन टर्म्स ऑफ द लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी और बेहतर हो सकती है, मगर एक्चुअल बिकॉज क्या है कि सितंबर 22 तक इनमें कंजम्पशन तो डिले हो गया था, उसके अलावा आपको उसके पहले भी माहौल कंजम्पशन का ठीक नहीं था, तो इस अर्निंग सीजन की सीक्वेंशियल ग्रोथ या वाई ग्रोथ दोनों में numbers will not be looking very great, okay, but वो दाम में है, वो एंटिसिपेटेड है। ऐसा कोई नहीं है जो कह रहा है कि इस क्वार्टर की अर्निंग्स बहुत धूमधाम होगी, सब लोग कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ का अच्छा होगा, यानी द नेक्स्ट क्वार्टर जो दिख रहा है ना आपको, जनवरी फरवरी मार्च, नॉट जनवरी फरवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो इम्पैक्ट जनवरी में दिखेगा और फिर जनवरी फरवरी मार्च का जब अप्रैल में दिखेगा, ये दोनों कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि ग्रोथ का रिबाउंड दिखेगा, उम्मीद यही है एनालिस्ट का। तो फर्स्ट ऑफ एक राइट ऑफ का फर्स्ट ऑफ है, सेकंड ऑफ एक ग्रोथ रिवाइवल का फर्स्ट ऑफ है, तो इस अर्निंग सीजन से उम्मीदें बहुत कम है। जहां पे भी मैंने बात किया है, किसी से बात किया है, वो कह रहे हैं कि यार इस अर्निंग सीजन में ज्यादा मेरी उम्मीद नहीं है, मगर अर्निंग सीजन इंपॉर्टेंट है दो चीजों के लिए, एक गाइडेंस के लिए और दूसरी टॉप लाइन फेस्टिवल सीजन में कैसी चल रही है ये कमेंट्री के लिए। समझ रहे आप कि जो क्वार्टरली अर्निंग्स का कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट द एक्चुअल अर्निंग्स की डिस्क्लोजर। उस कॉल में एनालिस्ट क्या पूछेंगे उनसे, भैया दिवाली हो रही है, दिवाली में कैसा था सेल्स, सेकंड अगले साल की आपकी आउटलुक क्या है, तो ये क्रॉसओवर क्वार्टर होता है ना, तो इसीलिए मेरा मानना है कि मार्केट एक्चुअली चल सकती है डिस्पाइट द अर्निंग्स डिसअपॉइंटिंग। और देन इफ दैट इज द केस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिर तो वैल्यूएशंस क्या और भी बढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि मार्केट की सोच भी एक साल आगे चल जाती है टू FY26, तो वो नेचुरली एक नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपको अर्निंग्स में फैक्टर हो जाता है ना। तो मेरा मानना है कि मार्केट चल सकती है फेस्टिवल की आउटलुक से, और वैल्यूएशंस भी वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी डिस्काउंटिंग एक साल और आगे चल जाएगी, आगे की चलेगी।
तो लेवल्स ऑफ द मार्केट आगे पहुंच सकते हैं, बट विदाउट अनड्यूली अफेक्टिंग द वैल्यूएशन। सर एक क्वेश्चन और है इसी से जुड़ा हुआ कि जैसे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वाकई मार्केट में किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, सबको लग रहा है कि सबड्यूड होंगे, कमजोर होंगे, क्योंकि जीएसटी कट भी 22 तारीख से लागू हुआ, तो पिछले 2.25 महीने में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जैसे एक जनरली हम लोग बोलते हैं कि मार्केट कमजोर आने की हमें उम्मीद है, लेकिन इतना कमजोर आएंगे ये नहीं सोचा था। क्या ये भी हो सकता है क्या? क्योंकि जो बहुत सारे सेक्टर जो एक्सपोर्ट वाले हैं, जैसे फिशरीज वाले, लेदर वाले, टेक्सटाइल वाले, या इवन आईटी वाले हमारे, क्या आपको ऐसा लगता है कोई नेगेटिव सरप्राइज भी आ सकता है? नेगेटिव तो हम लोगों ने सोच रखा है, लेकिन कोई ऐसा सरप्राइज भी आपको डर है क्या मन में? नहीं, इस क्वार्टर में नहीं होगा ना, क्योंकि आपको टैरिफ के लागू होने से पहले सब लोगों ने एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया था। उसका इफेक्टिव डेट था क्या, अगस्त 25 ना, 27। अगस्त 27, राइट। तो इस क्वार्टर में तो जून जुलाई अगस्त 2 महीने के सेल्स तो जबरदस्त होंगे ना एक्सपोर्ट्स के, क्योंकि टू बीट द टैरिफ डेडलाइन उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन 3 शिफ्ट लगा के प्रोडक्ट को उधर। तो एक्चुअली वही दिखा था, आरबीआई के डेटा में भी दिखा कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ने ही सपोर्ट किया जीडीपी ग्रोथ को। आपने देखा होगा ना आरबीआई की वो। तो इस क्वार्टर के नंबर में मेरे को एक्सपोर्ट के नंबर एक्चुअली अच्छे दिखेंगे, बिकॉज 2 months ऑफ वेरी गुड एक्सपोर्ट्स होगा। यस यस। सो नेचुरली वो यूएस बायर भी वही बोल रहा होगा उनसे ना कि वही भैया बिफोर टाइम लगने से मुझे प्रोडक्ट भेज दो, क्योंकि वो अपना क्रिसमस में उनका सीजन होता है ना उधर। फैशन एक्सेसरीज जो भी लेदर जो भी है सीजन उनका क्रिसमस का है, और फिर इसके लिए पहले उनको स्टॉक करना है ना। तो सब लोगों ने ऑन द, इसलिए मैं सर्विसेज के एक्सपोर्ट के नंबर बहुत जबरदस्त, ओवरऑल इंडिया के नंबर अच्छे दिख रहा हूं हो रहे हैं, तो उसका नेचुरल इंपैक्ट आपको कंपनी के रिजल्ट्स में भी दिखेगा। तो एक्चुअल एक्सपोर्ट्स में मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में ही दिखेगा आपको इंपैक्ट, नॉट दिस क्वार्टर। ओके, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तो ये है कि जो इन्वेस्टर है उसके लिए कितनी दूर तक की विजिबिलिटी बन रही है? क्योंकि काफी सारे इवेंट प्ले अप हो चुके हैं, प्ले आउट हो रहे हैं सब, अब यहाँ से उसको विजिबिलिटी है क्या कि देखे? या जैसे एक रिपोर्ट आपने हम लोगों ने देखी, ये जो सीएलएसए वाली है, ये बुल एंड बियर, करेक्ट। तो इन्वेस्टर इस चार्ट को देख के क्या मूड बनाए? मैं चार्ट में आपको बताता हूँ ये चार्ट के बारे में। तो ये है सीएलएसए, जो है एक फॉरेन एफआईआई ब्रोकर है, ठीक है, जो एडवाइस करता है एफआईएस को। ओके, तो ये एफआईआई के मन से एक देश को देखने की चार्ट है ये। ओके, उसमें कई 7-8 फैक्टर लेके इसको गणित किया जाता है, और वो है कि आउटलुक क्या है आपका। तो अब इसमें दिख रहा है कि बैरिश सेंटिमेंट है, यानी आज इनके मन में इन्होंने जो पोल क्रिएट किया है, इंडिया इज लुकिंग वेरी अनअट्रैक्टिव फॉर द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, यानी सेंटिमेंट ऑफ इंडिया इज बैरिश, मगर दैट इज द टाइम टू इन्वेस्ट, राइट। बिकॉज ये एक चार्ट है, ये ऐसे ही जाता है, एक्सट्रीम बैरिश से फिर एक्सट्रीम बुलिश की ओर वापस रिट्रेस होता है। तो इससे और बैरिश जाने के लिए बहुत कम जगह बाकी है। देखा 0 to 100 में, अब ये 14 में है, 100 के नजदीक। तो इंडिया के बारे में सभी एफआईएस का एक बहुत नेगेटिव आउटलुक, इसलिए इतना हम बात कर रहे थे आरबीआई ने इतना किया, फिर भी लास्ट वीक का डेटा पे पूरा सेलिंग था एफआईएस का, राइट। तो और 14 अंक ही बाकी है एफआईएस को सेलिंग करने का, एक तरह से इसको इंटरप्रेट करेंगे तो, राइट। उसके बाद अगर 0 के नजदीक पहुंच गए, उसके बाद और नेगेटिव नहीं है, जितना नेगेटिव होना था हो गए भैया। अब की बार पॉजिटिव तौर पर ही इसको मूव होना है, शायद और थोड़ा सेलिंग हो सकता है, सेंटिमेंट 14 to 0। बस जब ये 14 to 0 6-7 के आसपास, मेरी हिस्ट्री में मैंने देखा है, जब ये 6-7 के आसपास होता है तो भयंकर रिवर्सल हो जाता है। ओके, वो मैंने हिस्ट्री में देखा है। ओके, इस इंडिकेटर का। तो मेरे ख्याल में अब वी आर नियर टू द बॉटम इन टर्म्स ऑफ एफआईआई नेगेटिव आउटलुक टुवर्ड्स इंडिया। सर एक चीज बताइए, आपने कहा हिस्ट्री में आपने देखा जब 6-7 के पास पहुंचता है तो रिवर्सल होता है, तो वो रिवर्सल न्यूट्रल तक जाता है कि आगे बुलिश और एक्स्ट्रा बुलिश पे जाता है?
ठीक है, ठीक है। आपने आपका क्वेश्चन, इसके जो लिखा हुआ क्वेश्चन था वो था 3 साल का, तो 3 साल अच्छा, में जरूर ये बुलिश हो जाता है। ओके। नेचुरली वो मैं न्यूट्रल को मैं पार करके ही बुलिश में जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधा ओके, छलांग लगाएगा बारिश टू बुलिश, ठीक है? ओके। उसका रास्ता ही थ्रू न्यूट्रल है। ओके, हाँ, मगर ये एक सही वक्त है मेरे लिए कि अब इन्वेस्टमेंट के लिए सही वक्त है, क्योंकि एफआईएस की इतनी भयंकर बिकवाली हो गई है। हम्म, अब और थोड़ा हो सकता है, मगर अब वो ढूंढेंगे कि, और उसके लिए क्या करना होगा। पहले थिंग, टैरिफ का सॉल्यूशन तो आना ही होगा भैया। तो ये 3 साल के आउटलुक से हम बात करेंगे नीरज जी, हम्म, तो हम्म, डेफिनेटली टैरिफ आपको समझना चाहिए कि ये परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि जो यूएस से भी सिग्नल्स आ रही है ना कि हम्म, क्या है, क्योंकि टॉक्स को भी वापस शुरू कर दिया उन्होंने, बात हम्म, भी किया। इंडिया का भी कोई बहुत, देखिए, एक हमने कभी भी नेगेटिव अप्रोच टू यूएस नहीं लिया था। हम्म, जितना भी यूएस ने किया, हम ढूंढ रहे थे कहां पॉजिटिव है, हम कुछ बात कर सके। अब ट्रंप ने हम्म, उस सॉल्यूशन की बात की गाजा में, तो मिस्टर मोदी जी ने पहले ही उसको वेलकम किया। फिर कल जब हमास ने कहा, उन्हें कहा कि ग्रेट पाथ, तो हमने भी जहां पे खुश कर सकते हैं अमेरिका को, वो कोशिश किया है। मगर वो जब हमें नाराज कर रहे थे, हमने उसको वापस ही में कुछ नहीं बात किया। हम्म, तो हम भी उसमें सिल्वर लाइनिंग ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे पॉजिटिव कुछ है उसको बता दें, मगर नेगेटिव है उसको नेगेटिव टू नेगेटिव रिस्पॉन्ड न करें, राइट? तो एक प्रैग्मेटिक डिप्लोमेटिक अप्रोच हमने अपनाया। सेकंड, टॉक्स अभी जारी है। सी, इट वाज नॉट इजी टैरिफ सॉल्यूशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, बिकॉज अगर ये एक बहुत बड़ा रेड लाइन था, और रशियन ऑयल एक दूसरा रेड लाइन है उनके लिए। तो मगर इसके बावजूद वो ऐसा नहीं कि उन्होंने बातचीत को कंप्लीटली छोड़ दिया ना, हम्म, कुछ दिन के लिए पॉज किया। उसके बाद दोनों तरफ आपको यूएस की टीम भी इधर आई, इंडियन टीम भी उधर गई है। तो मानना है कि मे भी टाइम फ्रेम डालना मुश्किल है। अनंत नागेश्वरन, हमारे सी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि नवंबर 30 तक ही एक्सपेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि वो हम्म, नहीं होता है, नवंबर में नहीं होता है, फिर दिसंबर होता है, जनवरी होता है, जब भी। मगर अगर का 3 साल का आउटलुक है, आपको जरूर ये उम्मीद मन में रखनी चाहिए, ये टैरिफ का मसला तो सॉल्व हो जाएगा ना किसी तरह, एक वाया मीडिया, एक इनविटेबिलिटी आ जाएगा। तब एफआईएस के लिए वापसी का वही रास्ता है कि वो भी ना, जब सोचते हैं इंडिया का 3-5 साल की आउटलुक को, तो उनको भी इंडिया एक, ये 6.5-7 में अटकने की इकोनॉमी नहीं चाहिए। उनको एक हम्म, 8-10% जीडीपी ग्रोथ जाने वाली इकोनॉमी चाहिए। तो हम्म, मेरा मानना है कि 3 साल का आउटलुक है, तो बीच की जो भी वॉलिटिलिटी है, ये कंटिन्यूसली बाय ऑन डिप्स आप रख सकते हैं या बाय एंड होल्ड भी रख सकते हैं। तो मेरे लिए, एंड दूसरी बात मैं कहूंगा, ये तो एफआईएस की बात हुई। डोमेस्टिकली आप कहें, ये आपने कहा ना कि जो भी आरबीआई ने किया वो कैपिटल मार्केट के लिए पॉजिटिव है, डोमेस्टिक बाइंग हम्म, के लिए हम्म, वो एक पॉजिटिव है। सेकंड बात, आप ये भी सोचिए कि हम्म, हमारी देश आज क्या करें कि आरबीआई और गवर्नमेंट एक साथ इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। इनकम हम्म, टैक्स कट से लेकर, लिक्विडिटी इन्फ्यूशन से लेकर, रेट कट से लेकर, आज ये रिफॉर्म से लेकर। तो मैं कहना है कि इतना मेहनत जो जा रहा है, और मे बी ये सब फास्ट ट्रैक किए गए बिकॉज ऑफ द टैरिफ। ये टैरिफ का प्रॉब्लम जो हमें सामने आ गया, उसको टैकल करने के लिए शायद ये सब फास्ट ट्रैक हुआ है। मगर मेरा ख्याल है कि सबको एक ऑप्टिमिज्म रखनी चाहिए कि हमारी देश में विल डू व्हाट इट नीड्स, व्हाट इट रिक्वायर्स टू ग्रो। वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइंग डाउन, जैसे कहते हैं ना। राइट, तो जब, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन ये हमारी जो मेहनत और कोशिश है वो तो जरूर सफल होगी ना। हम्म, अब खरीदेंगे जब वो सफलता आपको दिखता है, या खरीदेंगे उस सफलता के दिखने से पहले? यही आती है आपकी रिस्क एपिटाइट, राइट? करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि यू हैव टू बाई, जब कहते हैं ना, यू बाई व्हेन पीपल आर आस्किंग व्हाई, नॉट व्हेन पीपल आर आस्किंग व्हाई नॉट। व्हाई ये नॉट, यस, सुनील गावस्कर के बारे में ये कहा, उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट करना है। उन्होंने क्या, रिटायरमेंट के एक टेस्ट में उन्होंने 97 करके फिर रिटायर हो गए थे। फिर उन लोगों ने पूछा, अरे आपका फॉर्म आपका अच्छा चल रहा है, क्यों रिटायर हो रहा है? तो उन्होंने यही जवाब दिया था, भैया यू मस्ट रिटायर व्हेन पीपल आर आस्किंग व्हाई, नॉट व्हेन व्हाई, पीपल आर आस्किंग व्हाई नॉट। यस। तो स्टॉक अच्छा, तो मार्केट में सर ये भी, बताइए, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, कि जैसे हमने देखा कि आरबीआई ने जितने भी स्टेप उठाए हैं, या जीएसटी कट का जो स्टेप हुआ है, इनकम टैक्स कट हुआ, तो क्या बीएफएसआई, बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, एक
बड़ा विनर सेक्टर के तौर पर निकला। हमने देखा एक साल भर के अंदर बैंक निफ्टी 7% चला है। तो क्या बैंकिंग और फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनियां रियल विनर होने जा रही हैं क्या? तो ये देखिए, ज्यादातर स्टेप उन्हीं को फायदा कर रहे हैं। नहीं, उसका आंसर ये यस है, और उसका कारण इनके अलावा एक और कारण है। हम्म, वो है कि 3 साल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जरूर ये उम्मीद मन में रखनी चाहिए कि एफआई की वापसी होगी ना। हम्म, हम्म, कि एफआई की वापसी के बिना वो हमारे मार्केट चल नहीं सकते। इससे वो एक डबल डिजिट ग्रोथ आपको चाहिए मार्केट में, तो एफआई का समर्थन जरूर चाहिए। करेक्ट। तो फर्स्ट थिंग करेक्ट। है कि आप निवेश कर रहे हैं उस दिन तक जब एफआई वापस आएंगे, और जब वो वापस आके जब तक रहेंगे, जब तक आपका हाँ, मार्केट सुपर रिटर्न देगा, इस उम्मीद में आप निवेश कर रहे हैं आज। करेक्ट। यस। तो जब एफआई वापस आते हैं, हम्म, और ये एफआई की वापसी में मैं बताता हूं आपको 3 चीज है। एक होते हम्म, हैं एफआईएस जो 15-20 साल के लिए, जैसे प्रोविडेंट फंड, अपना पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, ये सब निवेश करते हैं 15-20 साल के लिए। उनके लिए जो स्लो डाउन हो गया था वाज बिकॉज इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ गोइंग फ्रॉम 6.5 to 7 to 8 to 10, उसमें हम्म, थोड़ी एक स्लो डाउन आ गई थी, इसलिए देयर फ्लोज हैव स्लो डाउन। तो वो हम्म, फ्लोज वापस आएंगे। हम्म, सेकेंड रीजन जो है कि ये हमारी वैल्यूएशंस के कारण एफआईआईज को चाइना और साउथ कोरिया और अट्रैक्टिव लग रही है थी। राइट। हम्म, इसलिए उन्होंने लास्ट सितंबर से यहां पे प्रॉफिट बुक करके उन मार्केट में डाला, और ये फैंटास्टिक डिसीजन था, क्योंकि इंडिया वाज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द लास्ट 1 ईयर। तो जिन एफआई ने लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में बेचा इंडिया को और चाइना में डाला, उनका तो डबल बोनांजा हो गया। एक अंडर रिटर्न मार्केट से नहीं पैसा निकाल दिया, दूसरा जो हाईएस्ट रिटर्न मार्केट है उसमें भी डाल दिया। तो एफआईएस की कॉल जो गई थी, एक्टिव फंड मैनेजमेंट कॉल, वो बिल्कुल सही हम्म, निकली। राइट। हम्म, 1 साल हम्म, में, अब वो 1 साल में उधर पैसा बन गया, अब रीडिप्लॉयमेंट का वक्त है। करेक्ट। हम्म, तो हम्म, एक्टिव फंड मैनेजर के लिए क्या बात है, वो उनको पीजी रेशियो देखते हैं, हम्म, पीई रेशियो नहीं देखते हैं। वो पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ, और यस। वहीं पे हमारी प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज टैरिफ के कारण हमारी फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेंशन में एक स्लो डाउन क्लियरली दिखा था। whereas प्रोटेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट में गवर्नमेंट की एक्शंस ने सपोर्ट कर दिया है। तो इसीलिए वो ज्यादा रिडम्पशन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अगर ये गवर्नमेंट ने नहीं किया तो और भयंकर सेलिंग हो सकती थी एफआईएस की ओर से। ओके। वो करेक्ट। सेकंड चीज है। मगर इसके अलावा एक तीसरी चीज है, आई थिंक हम्म, पिछले हफ्ते में भी हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टर्स पैसिव इंडिया ओरिएंटेड फंड से पैसा निकाल रहे थे। करेक्ट। यस। करेक्ट। और हम्म, उसमें तो क्या है, मेरा मानना कि जब ये माहौल बदलेगा, ये हम्म, तीनों क्षेत्रों में बदलेगा ना, हम्म, लॉन्ग टर्म एफआईएस का ग्रोथ ऑप्शंस में बढ़ेगा, एक्टिव मैनेजर का ओवरवेट कॉल बन जाएगा इंडिया का अंडरवेट से। मगर तीसरी बात जो है, जो एक्चुअल इन्वेस्टर पुल आउट कर रहे हैं पैसा, वो हम्म, जब पैसिव फंड्स में आते हैं, राइट, हम्म, तो जो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स होता है ना, वही हम्म, होती है बेंचमार्क पैसिव फंड का एक्चुअल। उसमें 35% बीएफएसआई का शेयर है भैया। यस। तो उसी पॉइंट इसीलिए पे मैंने जरा कहा था कि बीएफएसआई में बड़ी हाँ, तेजी तो के जब एफआई संकेत बने आएंगे हैं। तो कब आएंगे ये बता नहीं सकते, यू हैव टू वेट, हाँ, टैरिफ की सिचुएशन भी है, बट इफ यू आर पेशेंट इनफ, यस। राइट, कभी ना कभी आपको तो आएंगे ही, ऐसा थोड़ी कि तो हमेशा चले जाए। तेजी से आपको बीएफएसआई बढ़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिमांड की बात है पैसे की। 35% ऑफ ऑल पैसिव फ्लोस गो स्ट्रेट इनटू बीएफएसआई। यस। तो ये है तस्वीर नेक्स्ट वीक की कि बीएफएसआई जबरदस्त सेक्टर है। देखिए, फैक्ट के आधार पर आरबीआई ने इतने कदम उठाए, हमने एमएससीआई इंडेक्स की बात की, उसमें वेटेज की बात की, और पेशेंस रखिए। एफआई देखिए कभी न कभी लौटेंगे, ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए चले गए। ठीक है, आज समय ठीक नहीं, तो आएंगे जिस दिन आएंगे ना। ये बात तो सर मेरा अपना अनुभव है 25 साल का, कि जब एफआई लौटता है ना तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। वो बास्केट बाइंग करता है, वो बास्केट सेलिंग भी करता है। वो जब बेच रहा तो भाव नहीं देखता, जब खरीद रहा तो भी देखता नहीं, तो आप घुस नहीं पाओगे। फिर तो आपको लगेगा रोज फोमो होगा, और तब तक पता लगेगा हो गया, खेल ही हो गया। तो इसलिए अगर पेशेंस है तो आपको अभी एंटर करना चाहिए, अदरवाइज जब वो आएंगे तब तो फिर आपको मौका ही नहीं देंगे। वो तो मतलब धूमधाम से आते हैं, फिर तो तूफान आता है। तो ये था इस हफ्ते का शो, और अगले हफ्ते हम लोग फिर करेंगे। सर आपकी ये शर्ट बड़ी अच्छी लगी, आपने रामराज से खरीदी है क्या? करेक्ट, परफेक्ट, आपने पकड़ लिया। क्या देखा? मैंने बिल्कुल। देखा सिल्क, और ये डिजाइन ये रामराज की। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। करेक्ट, करेक्ट।
ओके, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीक हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद फिर अगले हफ्ते में बातचीत करेंगे। और अब हम लोग धीरे धीरे दिवाली की ओर पहुंच रहे हैं, तो बाइंग वाइंग के भी अच्छे मौके हैं, आप लोग देखिए, खरीदिए। थैंक यू सो मच सर, नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से चर्चा करते हैं मार्केट। थैंक यू।